हेलो दोस्तों, मैं विकास से एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी साथी बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन होंगे। तो चलिए दोस्तों, जिस ओर हम बढ़ रहे थे उसी ओर आगे बढ़ेंगे। और पेट की जो अभी हाल ही में परीक्षा हमारी आने वाली है, उसी से संबंधित हम प्रश्न कर रहे थे। प्रश्नों की कतार हमने शुरू की है और जो है हमने सिंधु सभ्यता से शुरुआत की थी। हालांकि थंबनेल में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब डेली क्लास करेंगे तो आपको चीज़ें लगातार समझ में आती रहेंगी। तो हमने शुरुआत की थी साथियों कहाँ से? सिंधु सभ्यता से। जो वन लाइनर फैक्ट हैं उनको सारे कवर कर रहे हैं हम, और कवर करते हुए चलेंगे। पूरा इतिहास जो है इसी तरह खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर हम उन प्रश्नों की सीरीज शुरू करेंगे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है कि जो प्रश्न यूपीपी में पूछा गया है वो पेट में भी पूछा जाए। बिल्कुल पूछा जा सकता है ना। तो ये आप ये मत सोचिएगा कि ये केवल हम पेट की ही दृष्टिकोण से कर रहे हैं। ये सारे परीक्षाओं के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी परीक्षा में बैठिएगा, आपको 5 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। पेट में तो आप पूछिए ही मत। ठीक है साथियों, कल जो है हमने अवशेष जो कहाँ से कौन सा प्राप्त हुआ है उसकी बात की थी। जैसे बहुत बार हमसे पूछ लिया जाता है कि घोड़े के हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, या घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। और काफ़ी चीज़ें थी कि जैसे हमसे पूछा गया था कि उत्तम किस्म का जौ, और एक जौ था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था। काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे कांसे का नृत्य करती हुई मूर्ति जो महिला की है वो मिली हुई है। और एक था कि माता देवी की मृड मूर्ति मिली है साथी, वो भी था हमारा, है ना। तो ये सारे प्रश्न हमने कम कर लिए थे। जैसे अभी ये बोर्ड जब साफ हो जाएगा तो फिर उनको हम प्रश्नों को लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आज क्या है, हम वैदिक सभ्यता पे बात करने वाले हैं। किस पे बात करने वाले हैं? वैदिक सभ्यता पे बात करने वाले हैं। तो साथियों, जो वैदिक सभ्यता थी इसमें हम वेदों को भी पढ़ेंगे। ठीक है, सारे वेदों को हम लोग पढ़ेंगे। अभी वेद से भी जो प्रश्न बनेंगे आपका ये समाप्त हो जाएगा। फिर इससे कोई भी प्रश्न बनेगा आपके पास सारे नोट्स होंगे, आप पढ़ लीजिएगा, उसी से आपका काम हो जाएगा। चलिए देखिए, इसमें क्या लिखा है कि वैदिक कालीन प्रमुख यज्ञ, ये हमने लिखे हैं वैदिक कालीन प्रमुख यज्ञ। देखिए अब क्या है कि आज के उसमें प्रश्न जो है सीधा सीधा नहीं पूछता है ना। अब या तो हमारे पास फोन आ जाए कि भाई ये प्रश्न आने वाला है, आप इसी को पढ़ाइए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो उसी की दृष्टि से हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ें कर पाएँ। तो देखिए, डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। आजकल ये भी पूछा जाता है हमारा कि राजसूय जो यज्ञ था यह किसके लिए किया जाता था। राजसूय यज्ञ किसके लिए किया जाता है, पहला प्रश्न जैसे बना हमारा, तो हम क्या लिख देंगे इसमें कि जो राजसूय यज्ञ था यह यज्ञ राजा के लिए किया जाता था। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजसूय यज्ञ किसके लिए किया जाता था। तो साथियों, राजसूय यज्ञ राजा के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? राजा के लिए राजसूय यज्ञ किया जाता था। याद रखिएगा आप, राजसूय कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगला है हमारा अश्वमेध यज्ञ। बहुत नाम सुना है आप लोगों ने, अश्वमेध यज्ञ। किसका नाम सुना है? अश्वमेध यज्ञ का आप लोगों ने बहुत ज्यादा नाम सुना है। ये यज्ञ क्या था? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्याभिषेक के पश्चात, जब राजा का राज्याभिषेक होता है, जब उसको सिंहासन पर बिठाया जाता है, तो राजा का राज्याभिषेक के पश्चात अन्य राज्यों को चुनौती देने के लिए, जैसे कि कोई राजा नया नया बनता है तो वह अन्य राज्यों को चुनौती देने के लिए एक घोड़ा छोड़ा जाता है। और यह यज्ञ राजा के प्रभुत्व का प्रतीक होता है, उसके मतलब प्रभुत्व का प्रतीक होता है। कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। जैसे आपने देखा होगा कि रामायण में अश्वमेध यज्ञ छोड़ा जाता है, उसमें लोग उसको पकड़ लेते हैं, उसमें साफ साफ चुनौतियां लिखी हुई होती हैं, उसको चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ता है। तो उन्होंने उन चुनौतियों को स्वीकार किया था। अगला है वाजपेय यज्ञ। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला क्या लिखा है? वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ, यह सगोत्री राजाओं की रथ दौड़ थी। ठीक है साथियों, अगर वाजपेय यज्ञ आ जाता है तो एक कह सकते हैं कि ये राजाओं की सगोत्री रथ दौड़ थी। इसमें क्या था कि रथ दौड़ में मतलब लोगों का एक कह सकते हैं लोकप्रियता प्राप्त करना इनका कारण था। तो ये कौन सा यज्ञ था? वाजपेय यज्ञ। बाकी पूरा आपको अगर लिखना है तो ये लिख लीजिएगा आप अपने समझ के लिए। अगला है अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ क्या लिखा हुआ है? अग्निष्टोम यज्ञ, है ना। तो इसमें देखिए आ रहा है क्या? अग्नि। क्या आ रहा है? अग्नि। तो क्या था कि एक पशु बलि, है ना, एक पशु बलि, किसी भी पशु की जो है बलि दी जाती थी और वह अग्नि को समर्पित होती थी। किसको? अग्नि को समर्पित होती थी। और इस यज्ञ में क्या था कि सुबह शाम जो है सोम पिया जाता था। क्या? सोम पिया जाता था सुबह शाम। ठीक है, एक दिनी यज्ञ था। या आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि एक दिनी यज्ञ कौन सा था, तो साथी कौन सा था? अग्निष्टोम यज्ञ। ठीक है, अगला है पंच महायज्ञ। क्या है?
पंच महायज्ञ, जैसे कि हम इस शब्द को नहीं बोल पा रहे हैं तो आपसे वहां पर ना बोलने के लिए कहा जाएगा ना आपको लिखने के लिए कहा जाएगा, वहां पे लिखा हुआ होगा, आपको बस उसमें टिक करना रहेगा। ठीक है, अगला है भाई पंच महायज्ञ। तो यह 5 महायज्ञ था, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ तथा नृयज्ञ 5, है ना। 5 पंच महाव्रत जो भी यज्ञ था ये, तो 5 लोगों को मिलाकर ये यज्ञ था। यज्ञ से अगर प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा, इससे बाहर नहीं। वैदिक कालीन ये यज्ञ हैं, तो इनको आप कहीं ना कहीं नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब साथियों आगे बढ़ने से पहले यार जो इसको साफ करने का जुगाड़ करना पड़ेगा, और जुगाड़ हो नहीं पा रहा है। चलिए देखते हैं। चलिए हो गया काम। ठीक है, समझ में आई ना भाई यज्ञ वाली। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, पंचम कौन सा था लास्ट में, पंच महायज्ञ ना, जिसमें 5 तत्वों को मिलाया जाता था। अग्नोष्टम यज्ञ जो अग्नि माता के लिए समर्पित था। और यार चौथा कौन सा था, एक आप बताइएगा हमें, चौथा कौन सा था। तो वाजपेय यज्ञ, जिसमें राजाओं की दौड़ होती थी, उसको क्या बोलते थे, वाजपेय यज्ञ। ठीक है, अब बोर्ड हो चुका है हमारा साफ सुथरा, और भावकाल प्रश्नों की कतार शुरू कर दी है भाई साहब। हौसले बुलंद रखने, अपने हौसले बुलंद करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है साथी, कोई भी निराश नहीं होगा यार। ठीक है, क्वेश्चन आप भी चीज़ों को थोड़ा आगे बढ़ाया करिए, अगर आपको अच्छी लगती हैं तभी आगे करिएगा, है ना। चलिए भौकाल प्रश्नों की कतार में शुरू करते हैं आज वैदिक सभ्यता से। चलिए कल का थोड़ा रिवीजन करेंगे क्या आप लोग भी, चलिए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हाँ देखिए, जैसे कल क्या था कि सबसे पहले कपास कहाँ पे उगाए, कपास की खेती वैदिक सभ्यता याद कर लीजिएगा। और सुरकोटरा की 1664 में इसकी खुदाई हुई थी। रविदास जी, शायद रविदास जी ने इसकी खोज की थी सुरकोटरा, वहाँ से हड्डी के साक्ष्य मिले हैं, घोड़े के हड्डी के साक्ष्य वहीं से प्राप्त हुए हैं। और क्या क्या चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं यार, बहुत सारी चीज़ों की बात की थी। जैसे कालीबंगा की चूड़ियाँ फेमस है। क्या क्या फेमस है, कालीबंगा की चूड़ियाँ फेमस है। जुते हुए खेत। अब कालीबंगा से आप समझ जाइएगा, अगर कालीबंगा से आप एक चीज़ याद कर लीजिए कि जुते हुए खेत, एक चीज याद कर लीजिए, जुते हुए जो खेत के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वह मिले हैं कालीबंगा से। कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। अब खेत जोता जाएगा तो क्या क्या मिलेगा, हल भी मिलेगा, ऊंट भी मिलेगा, बैल भी मिलेगी, और कालीबंगा की काली चूड़ियाँ बहुत ही फेमस है। ठीक है, हो गया, कालीबंगा भी हो गया। चलिए अगला था कि इनकी सड़कें कैसी थी, तो मिट्टी की सड़कें थी, 30-35 फुट चौड़ी हुआ करती थी, 3 फुट नालियाँ चौड़ी हुआ करती थी, है ना। और काफ़ी चीज़ें बताया था हमने आपको। और क्या क्या बता दिया था, कोई बताएगा भाई कि कौन सी नदी के किनारे, हड़प्पा तो रावी नदी के किनारे स्थित है ना। पुरुषड़ी जिसका प्राचीन नाम है, कौन सा, पुरुषड़ी जिसका प्राचीन नाम है, और हड़प्पा रावी नदी के किनारे ही है। आप बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि घग्घर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित थी, कौन सी नदी के, घग्घर नदी के किनारे। तो चलिए अच्छा, फिर कल की सारी चीज़ें हो गई थी, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए और कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न था हमारा, आप जो लास्ट में हमने आपको बताया था कि खेतड़ी से क्या क्या प्राप्त हुआ है राजस्थान से, तो राजस्थान से सीसा, सेलखड़ी और चांदी और क्या था, तांबा, 4-5 चीज़ों के लिए राजस्थान फेमस है। बहुत प्रश्न बनते हैं राजस्थान से, याद रखिएगा। ठीक है भाई, लोथल भी हो गया था। लोथल से क्या हुआ था, डॉकयार्ड के अवशेष मिले थे, है ना। लोथल लास्ट में ही था हमारा। चलिए शवदान, जिसमें सिर पूरब और पश्चिम की तरफ लिटाए गए हैं। लोथल में शवदान में सिर पूरब और पश्चिम की तरफ लिटाए गए हैं। और किसमें था, लास्ट में था हमने शायद, हाँ हड़प्पा में हमने जब बात की थी कि जिसका सर जो है किधर किया गया है, दक्षिण की ओर, सर दक्षिण की ओर किया गया है। नहीं, ऐसे तो हम सर नहीं करते हैं, पैर दक्षिण की ओर करते हैं। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं आज की वैदिक सभ्यता की। हेडिंग लगा लीजिएगा आप, वैदिक सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्न बात करने वाले हैं। किससे, वैदिक सभ्यता से। ये तो हो गया हमारा जुते हुए खेत, ये हो गया। चलिए बात करते हैं किसकी, वैदिक सभ्यता की। ठीक है, धीरे धीरे बात करेंगे, हर एक प्रश्न आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। अब आपको क्या करना है, एक कॉपी ले लेनी है और एक पेन, 2-3 प्रकार की जो भी आप लिख सकें उसमें लिखिएगा। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि डॉक्टर अविनाश चंद्र तथा डॉक्टर संपूर्णानंद ने सप्त सैंधव प्रदेशों को आर्यों का आदि देश बताया है। ठीक है, और सबसे, जैसे इसमें 2 तरीके से हमारा प्रश्न बनेगा। पहले पूरा सुनिएगा। डॉक्टर अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद ने सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का आदि देश बताया है।
ठीक है। आर्यों का आदि देश सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाएगा, तो किसको कहते? सप्तसैंधव प्रदेश को। और सप्तसैंधव प्रदेश को किसने कहा है? तो दो नाम, डॉक्टर अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने। तो ठीक है, ये पॉइंट आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, एक ऐसे पॉइंट बनाइएगा, वैदिक सभ्यता में लिख लीजिएगा कि अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद ने सप्तसैंधव प्रदेश को आर्यों का आदि देश बताया है, आर्यों का आदि देश बताया है। अगला कह रहा है साथी कि पंडित गंगानाथ झा ने आर्यों का आदि देश ब्रह्मर्षि देश बताया है। ठीक है, पंडित गंगानाथ झा ने आर्यों का आदि देश ब्रह्मर्षि देश को बताया है। किसको बताया है? इन्होंने ब्रह्मर्षि देश को बताया है। उन्होंने किसको कहा है? सप्तसैंधव प्रदेश को कहा है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? डॉक्टर राजबली पांडे ने भारत के मध्य देश को आर्यों का आदि देश बताया है। आज से पूछा जाएगा कि डॉक्टर जो कौन थे? राजबली पांडे थे। उन्होंने भारत का जो आर्य प्रदेश कहा है, तो वो उन्होंने किसको कहा है? तो भारत के मध्य देश को। किसको कहा है? मध्य देश को आर्यों का देश कहा गया है। ठीक है भाई, अगला कह रहा है बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव बताया। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का आर्य प्रदेश उत्तरी ध्रुव, क्या? उत्तरी ध्रुव। और एक हमने बताया कि आपको सप्तसैंधव प्रदेश लिखते रहिएगा। सप्तसैंधव प्रदेश, भारत का मध्य देश, क्या कहा? भारत का मध्य देश, एक ब्रह्मर्षि वाला आप याद रखिएगा। ठीक है भाई, भारत का मध्य देश डॉक्टर राजबली पांडे जी ने कहा है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का आदि प्रदेश किसको कहा है? उत्तरी ध्रुव को। अगला है साथी जेसी रोड तथा प्रो मैक्स मूलर ने आर्यों का आदि देश मध्य एशिया बताया है। मध्य एशिया, तो मैक्स मूलर और जेसी रोड ने कहा है इसको, आर्यों का जो प्रदेश कहा है उसको कहा है किसका? मध्य एशिया को बताया है। किसको बताया है? मध्य एशिया को बताया है। अगला कह रहा है आर्य सर्वप्रथम सप्तसैंधव प्रदेश में आकर बसे थे। जिसको किसने कहा है? आर्यों का प्रदेश सप्तसैंधव प्रदेश को डॉक्टर संपूर्णानंद और किसने कहा है? डॉक्टर अविनाश चंद्र जी ने। ठीक है, तो सबसे पहले आर्य आकर कहां पर बसे थे? तो याद रखिएगा सप्तसैंधव प्रदेश। कौन सा प्रदेश था? सप्तसैंधव प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है ऋग्वेद में 1000। चलिए अब यहां से वेद हेडिंग लगा लीजिएगा, वेदों की सारी बात करते हैं। 1 मिनट का समय दीजिएगा। चलिए, ये सारी चीजें हो गई ना कि किसने किसको क्या कहा है। ब्रह्मर्षि वाला याद रखिएगा, डॉक्टर राजबली पांडे जी हैं। ब्रह्मर्षि वाला कौन है? डॉक्टर राजबली पांडे हैं। चलिए अब वेदों से जो जितने भी जुड़े हुए प्रश्न हैं सारे करेंगे। ठीक है, वेद सारे खत्म हो जाएंगे आज, है ना। खत्म क्या, उससे जितने भी जुड़े हुए प्रश्न हैं। तो पहला लिख लीजिएगा आप ऋग्वेद, हो गया। ये उत्तरी ध्रुव सबसे पहले जो वो थे क्या आर्य थे, वो कहाँ पर आके बसे थे? सप्तसैंधव प्रदेश में। उत्तरी ध्रुव डॉक्टर क्या यार बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। और भारत का मध्य देश किसने कहा है? आप बताएंगे हमें। भारत का मध्य देश किसने कहा है? आप बताएंगे। ब्रह्मर्षि किसने कहा है? तो पंडित गंगानाथ झा ने ब्रह्मर्षि देश कहा है। आर्यों का आदि देश राजबली पांडे जी ने भारत का मध्य देश कहा है। भारत का मध्य देश, वही हम कहें यार। पंडित गंगानाथ जी तो क्या बोले हैं इसको बताइएगा। पंडित गंगानाथ ने क्या कहा है? तो याद रखिएगा ब्रह्मर्षि देश का है। पहला वेद लिख लीजिएगा ऋग्वेद। कौन सा वेद है हमारा? पहला ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। चलिए ऋग्वेद में बातें करते हैं। देखिए सबसे प्राचीन वेद, पहला प्रश्न तो नॉर्मल सा है और बहुत बार पूछा गया, हजारों बार, इसकी कोई गिनती नहीं है। अभी एमटीएस का पेपर हुआ, हाल ही उसी में पूछा गया। सबसे पुराना वेद कौन सा है? लिखिएगा सबसे पहला तो ये लिख लीजिएगा, सबसे पुराना वेद। कौन सा वेद है यह? सबसे पुराना वेद। चलिए हम बोलते हैं, आप लिखते रहिएगा। सबसे पुराना वेद है। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल और 1028 सूक्ति। लिखिएगा 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियां हैं, 1028 सूक्ति हैं। कितनी हैं? 1028 सूक्ति हैं और 10,462 रचनाएं हैं। कितनी हैं? 10,462 रचनाएं हैं। ठीक है, इससे इसे यही पूछेगा। और एक और लिख लीजिएगा कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा तो यही पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस वेद में है। गायत्री मंत्र से 3-4 प्रश्न बनेंगे ना। लिखिएगा गायत्री मंत्र, इसी में यहीं पे लिखिएगा गायत्री मंत्र। किसका? गायत्री मंत्र। ठीक है, इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। किसके तीसरे मंडल में? लिख लीजिएगा तीसरे मंडल में। किसके? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ये समझ में आ रहा है यार? पेन से मार्कर चल नहीं रहा।
चलिए तीसरे मंडल में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। रचना किसने की है? तो विश्वामित्र जी ने। किसने की है? विश्वामित्र जी ने। सावित्री माता को यह समर्पित है। किसको समर्पित है? हाँ, सावित्री माता को समर्पित है यह। ठीक है, खत्म हुआ अब ये ऋग्वेद खत्म। इसमें क्या क्या? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 रचनाएं। गायत्री मंत्र का तीसरे मंडल में उल्लेख है। विश्वामित्र ने रचना की और सावित्री माता को समर्पित है। चलिए खत्म हुआ ये ऋग्वेद, समाप्त, खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे। दूसरा हमने आपको बताया, दूसरा वेद कौन सा होगा? चलिए बताइएगा। दूसरा वेद लिखेगा यजुर्वेद। किसमें? यजुर्वेद। यजुर्वेद कौन सा वेद? यजुर्वेद। मार्कर नहीं चल रहा। चलिए यजुर्वेद लिख लीजिएगा। गद व पद दोनों में है। यजुर्वेद गद व पद दोनों में है। इसके दो भाग, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। गद व पद दोनों में है। पहला लिख लीजिएगा, गद व पद दोनों में है। गद व पद दोनों में है। किसमें किसमें है? गद व पद दोनों में है। और एक लिख लीजिएगा कृष्ण यजुर्वेद। इसके दो भाग हैं। एक लिख लीजिएगा कृष्ण यजुर्वेद और लिख लीजिएगा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद दो भागों में इसको बांटा गया है। किसमें किसमें? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में इसको बांटा गया है। चलिए अगला वेद लिखिएगा सामवेद। किसको? सामवेद अगला लिखिएगा। अगला वेद इधर लिखिएगा सामवेद। तीसरा है सामवेद। कौन सा वेद है? सामवेद। तो सामवेद है। तो सबसे पहले इसमें क्या मिलेगा भाई? सामवेद। इसमें संगीत मिलेगा। सा से क्या मिलेगा? संगीत की जानकारी मिलती है। और संगीत की जानकारी के बाद इसको संगीत का जनक कहते हैं। लिख लीजिएगा संगीत की जानकारी। किसकी? संगीत की जानकारी मिलती है और संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद। संगीत का जनक भी कौन से वेद को कहते हैं? सामवेद को। अगला कह रहा है कि 1549 हैं इसकी जो रचनाएं हैं। कितनी है? इसकी कुल रचनाएं हैं 1549। हाँ, 1549 इसकी कुल रचनाएं हैं। 1549 कुल रचनाओं में 78 नई हैं। ठीक है, 78 नई हैं। बाकी भी जितनी बची हैं बाकी पुरानी। ठीक है, बाकी पुरानी रचनाएं हैं। बाकी रचनाएं कैसी हैं? पुरानी हैं। चलिए सामवेद भी समाप्त हुआ। ठीक है, सामवेद समाप्त। आप बाकी जो चीज़ें बचेंगी ना वो अभी जब वन लाइनर उसमें कर रहे हैं तो उसमें प्रश्न लिखे हुए हैं, वो फिर प्रश्नों के माध्यम से करेंगे। अभी मोटी मोटी चीज़ें आप समझ लीजिए। चलिए अगला है, अंतिम है अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। चलिए बहुत ज़्यादा गर्मी है यार आज तो। चलिए अथर्ववेद क्या कह रहा है? तो चलिए सबसे लास्ट में इसका नाम आया है अथर्ववेद का, तो लिखेगा सबसे अंतिम में लिखा गया वेद है। कौन सा वेद है? सबसे अंतिम में लिखा गया। एक मिनट रुकिएगा जरा सा। चलिए करिएगा। तो सबसे पहला करिएगा अथर्ववेद में कि सबसे बाद में लिखा गया है। क्या किया गया है? सबसे बाद में लिखा गया। ठीक है, पहली चीज ये हो जाएगी। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? आधुनिक वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक वेद भी इसी को कहते हैं। समझ रहे हैं ना? हम जो बोल रहे हैं आप वो अपनी कॉपी में लिखिएगा। यहाँ तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। आधुनिक वेद भी इसी को कहते हैं। अगला लिख लीजिएगा, इसको ब्रह्म वेद भी कहते हैं। कौन सा वेद कहते हैं? ब्रह्म वेद भी कहते हैं। कौन सा वेद? ब्रह्म वेद भी कहते हैं। अगला क्या लिखा है इसमें? जादू टोना, ये दुनियादारी, तंत्र मंत्र, ये सब इसी में मिलते हैं। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें की जानकारी इसमें मिलती है। अगला कह रहा है कि इसमें जो चिकित्सा का भी ज्ञान मिलता है। किसमें? चिकित्सा का जो इलाज है इसी में मिलता है। कितनी चीज़ें हो गई? 4-5 चीज़ें हो गई। सारी लिखिए, कुछ बचा तो नहीं। हाँ, ब्रह्मवेद, चिकित्सा का उल्लेख भी इसी में मिलता है। ठीक है, इसी में संभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि सभा एवं समिति को, सभा एवं समिति को पशुपति की सॉरी सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। किसको? प्रजापति की पुत्री। प्रजापति की पुत्री कहा है।
प्रजापति की पुत्री कहा है। समझ में आ रही है ना चीज़ यार, सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। चलिए एक अगला है, लौह के अयस्क शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यही मिलता है। लिख लीजिएगा, लौह के अयस्क शब्द का प्रयोग, लौह के अयस्क शब्द का प्रयोग यहीं पर मिलता है। लौह के अयस्क शब्द का प्रयोग, लौह के अयस्क शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? तो अथर्ववेद में। चलिए वेद सारे समझ में आ गए कि नहीं आ गए आपको? चलिए जल्दी से बताइएगा। वेद खत्म हो गए ना, वेद सारे खत्म हो गए। चलिए लिख लीजिएगा, जल्दी से करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए वेद वाले सारे प्रश्न हमारे खत्म हो गए, ठीक है, हो गए सारे वेद। कोई भी इसमें कंफ्यूजन है तो आप बताइए, उसको किया जाए। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहला था ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद है। 1028 सूक्तियाँ हैं, 10 मंडल हैं, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, 10,462 रचनाएं हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने बात की थी कौन से वेद की? यजुर्वेद, गद्य व पद्य दोनों में है। इसके 2 मंडल हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। तीसरा वेद जो हमने लिखा सामवेद है। संगीत की जानकारी मिलती है, संगीत का जनक कहा जाता है। और उसके बाद हमने आपको बताया कि 1549 रचनाएं हैं, जिसमें से 78 नहीं है, बाकी यजुर्वेद से ली गई हैं। उसके बाद बाकी पुरानी हैं रचनाएं, ठीक है भाई। उसके अंतिम वेद जो है अथर्ववेद, सबसे बाद में लिखा गया है, इसी कारण इसको आधुनिक वेद कहते हैं। सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी में लिखते रहिएगा, इसको आधुनिक वेद कहते हैं। और उसके बाद हमने आपको बताया कि इसको ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, इसको ब्रह्मवेद। इसको ब्रह्मवेद भी कहा गया है, ठीक है, इसको ब्रह्मवेद भी कहा गया है। और अगला हमने आपको बताया कि इसको ब्रह्मवेद जादू टोना की जानकारी यहीं से मिलती है, चिकित्सा की जानकारी भी यहीं पे मिलती है। सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है, सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है, ठीक है। खत्म हो गए सारे वेद। चलिए फिर आप खींचते हैं प्रश्नों को। ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। 4-5 चीज़ें हमने आपको बता दी हैं कि आर्यों का जो प्रदेश है वह किसने किसको कहा है ना। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को कहा है, राजा बलि ने भारत का मध्य प्रदेश कहा है, सॉरी जो भारत का मध्य एशिया को क्या कहा है? आर्यों का प्रदेश कहा है। और उसके बाद हमने आपको बताया कि गंगानाथ जी ने क्या कहा है? ब्रह्मर्षि को आर्यों का प्रदेश कहा है। और डॉक्टर अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद ने किसको कहा है? तो सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का प्रदेश स्थल कहा है। चलिए ठीक है, अगला लिखिएगा। इसमें ऋग्वेद में 1028 सूक्तों का संकलन किया गया, इसमें 10 मंडल है, 2 से 7 मौलिक और प्राचीनतम है। तीसरे में वो है ना, तो 2 से 7 लिख लीजिएगा। जो ऋग्वेद हमने आपको बताया कि उसमें कहा गया है कि 2 से 7 तक मौलिक और प्राचीनतम है। जो मंडल है 10, उसमें 2 से 7 मंडल कैसे हैं? तो मौलिक और प्राचीनतम है। लिखिए अगला हमने आपको बताया था कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। चलिए अगला करिएगा। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। लिख लीजिएगा, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार। 1-3 जो लिखा हुआ है, अभी बाद में इसको देखेंगे कि ये क्या है। लिखिए अगला लिखिएगा, ऋग्वेद का प्रथम और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया, ठीक है। ऋग्वेद में प्रथम और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया, ये तीसरा मंडल है, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है, सिंधु के नाम पर यूनानियों ने भारत को हिंदू या इंडिया नाम दिया। चलिए कहा जाएगा कि यूनानियों ने भारत को किस नाम से पुकारा? तो हिंदू या इंडिया नाम दिया है सिंधु के नाम पर, ठीक है। सिंधु के नाम पर इन्होंने इंडिया नाम दिया है यूनानियों ने। चलिए अगला क्या कह रहा है, ऋग्वैदिक समाज में बाल विवाह प्रचलित नहीं था। यार चाय रखे रखे एकदम ठंडी हो गई ना। चलिए अगला कह रहा है, सुनते रहिएगा आप, लिखने की कोई जरूरत है नहीं। चलिए अगला कह रहा है, ऋग्वैदिक समाज में बाल विवाह प्रचलित नहीं था। लिख लीजिएगा बाल विवाह, क्या लिख लीजिएगा? बाल विवाह। बताइए प्रचलित था कि नहीं था? नहीं था, बाल विवाह प्रचलित नहीं था। अगला कह रहा है साथी, शाकाहार व मांसाहार दोनों प्रचलित थे। शाकाहार मांसाहार दोनों थे, शाकाहार मांसाहार दोनों थे, बाल विवाह प्रचलित नहीं था। क्या कह रहा है? शाकाहार मांसाहार दोनों थे, लेकिन बाल विवाह प्रचलित नहीं कर रखा था इन लोगों ने। अगला लिख लीजिएगा, वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था। वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था। और पशुपति जो थे सिंधु सभ्यता।
चलिए इतने प्रश्न कर लीजिएगा आप कि वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था। इसकी स्तुति में 250 सूक्त लिखे गए हैं। वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था। इसकी सूक्ति में 250 सूक्त लिखे गए हैं। ठीक है, वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था। इसकी सूक्ति में 250 सूक्त लिखे गए हैं। ठीक है, यहीं तक आज क्लास को रखेंगे, है ना, क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट जो है कॉल आ गया है मामा जी का हमारे। और अब सोच लीजिए जो देश की सेवा में है ना, कभी कभी मौका मिलता है फ़ोन करने का, तो आया है तो बात तो करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको हम मम्मी को दे देते हैं। चलिए ठीक है साथियों, फिर क्लास को यहीं पर एंड करेंगे और जो बाकी की चीज़ें हैं उनकी बातें हम कल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो आगे बढ़ाते रहिएगा। चलिए हम मिलेंगे कल अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।